आज हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और वह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं ना। बहुत से सारे लोगों को लगता है कि हमें आता है, लेकिन उनको केवल लगता है कि हमको आता है, ऐसा है नहीं, ये नेचुरल है। ठीक है, आइए देखिए, अब ज्यादा नियम आपको नहीं बताएंगे, केवल 5-6 नियम बताएंगे, उसी में आपका सब किसी भी प्रकार का होगा वो सब बना सकते हो ना। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जो सहायक क्रिया शुरू होता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है ना। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो सहायक क्रिया शुरू होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, अब दिख रहा है। और जो दूसरा होता है वह प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है और अंत में संबोधन का चिन्ह लगा होता है। तो इन दोनों प्रकार के वाक्यों को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इसी को हमें सीखना है। नंबर 1, आपको क्या करना है, जो सेड है या सेड टू है, जो सेड है या सेड टू है, उसको आस्क्ड में चेंज कर देना है। किसमें चेंज करना है, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में, इंक्वायर्ड में। ठीक है, अब इंक्वायर्ड वाले को याद रखना है क्या, कि अगर सेड के साथ टू जुड़ा हुआ है तब आप इंक्वायर्ड के साथ क्या जोड़ना, आप, अन्यथा केवल इंक्वायर्ड से काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो इजी है क्या कि आप आस्क्ड ही याद रखें। दूसरी बात, जो इन्वर्टेड कामास होता है, इन्वर्टेड कामास होता है, ठीक है, उसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, इफ लिखना है, या क्या लिखना है, वेदर लिखना है, या क्या लिखना है, WH, या क्या लिखना है, WH। यहीं पर देखो स्पष्टीकरण कर दे ना। जब वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का सहायक क्रिया से शुरू हो तो कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आपको क्या लिखना है, इफ या वेदर। ठीक है, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है, ठीक है, तो इन्वर्टेड कामास के स्थान पर उसी प्रश्नवाचक शब्द को रख देना है। इफ का प्रयोग नहीं करना है, वेदर का प्रयोग नहीं करना है, दैट का प्रयोग नहीं करना है, उसी को आप क्या करोगे, कंजक्शन बना दोगे, उसी को रिलेटिव प्रोनाउन बना दोगे। समझ गए कि नहीं, WH प्रयोग करेंगे कहां पर, कब, जब रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा तब। ठीक है, और कहीं भी जाओगे, कोई भी आपको इस तरीके का नरेशन पढ़ाएगा तो इस तरीके दोनों सम्मिलित करके नहीं पढ़ाता, अलग अलग पढ़ाता है और ढेर सारा लिखवाता है। मैं सिर्फ आपको 5-6 नियम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, तीसरा, जो वाक्य होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको असर्टिव बना देते हैं। वाक्य को क्या करते हैं, असर्टिव बना देते हैं। असर्टिव बनाने का मतलब क्या होता है ना, बना देते हैं। असर्टिव बनाने का मतलब होता है कि सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, अर्थात तो क्या करते हैं, वाक्य को किससे शुरू करेंगे, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, क्या कहा गया है, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाना है, इफ या वेदर लगाना है। और इफ या वेदर कब लगाना है, जब रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो तब। या फिर क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव वर्ड ही लगा देना है, जब इन्वर्टेड कामा के अंदर आया हुआ वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो तब। इतना समझ में आ गया। इसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य आया हुआ है उस वाक्य को किससे शुरू करेंगे, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। असर्टिव बनाने का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट से शुरू करना होता है। असर्टिव वही सेंटेंस होगा करता है जो सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। ठीक है, अब चौथी बात क्या करेंगे, टेंस का परिवर्तन करेंगे। किसका, टेंस का परिवर्तन देखेंगे, प्रोनाउन का परिवर्तन देखेंगे और निकटता सूचक शब्द, निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन करेंगे। ठीक है,
निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन करेंगे, जो है वो करेंगे, जो नहीं है नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं ना। और पांचवा काम आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है उसके स्थान पर आपको क्या यूज करना है, फुल स्टॉप प्रयोग करना है। अब सदैव के लिए इस बात को याद रखो ना कि डायरेक्ट स्पीच में जो भी चाहे जिस प्रकार का वाक्य होता है, जब वह इनडायरेक्ट में तब्दील होता है तो सब क्या हो जाता है, असर्टिव हो जाता है। सब क्या हो जाता है, असर्टिव हो जाता है। चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे इंपरेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो, जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सब का सब क्या हो जाता है, असर्टिव हो जाता है। इसलिए वाक्य के अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप अनिवार्य है। बस इतने नियम से आप प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। देखो समस्या कहाँ आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो उसके लिए तीन हम आपको प्रारूप बता रहे हैं। अगर उसको दिमाग में आपने बैठा लिया तो हम आपको पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं कि फिर कभी आपसे नरेशन में प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने में गलती नहीं। ठीक है, पहला प्रारूप क्या है, देखो यदि इन्वर्टेड कमा में आपको इस तरीके से मिल जाए, डज ही गो, बस तीन है, तीन में ही प्रॉब्लम होता है, उसके अलावा अगर कोई रहेगा तो आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, अगर इन्वर्टेड कामा में इस रूप का मिले, यानी डज पहले मिले, क्या मिले, डज पहले मिले, तो हमने कहा कि वाक्य को क्या करते हैं, असर्टिव बनाते हैं। तो डज ही गो का असर्टिव सेंटेंस क्या होगा, बता सकता है कोई? असर्टिव सेंटेंस बनाने का मतलब बताया गया कि सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, है ना, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट को पहले कर दिया तो बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा कि सब्जेक्ट को पहले कर दिए तो यहाँ क्या बचा, डज, और फिर क्या बचा, गो। लेकिन ये प्रारूप उचित नहीं है, अकॉर्डिंग टू टेंस ये प्रारूप सही नहीं है। क्या करेंगे, डू को समाप्त कर देते हैं और जो यस या यस बचता है वो किस में चला जाता है, गो में चला जाता है। यानी सही प्रारूप क्या होगा आपका, ही गो। और जब नरेशन के नियम के अनुसार इसको चेंज करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, ही वेंट। क्या आएगा, ही वेंट, क्योंकि मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को या यस या ईएस फॉर्म को किस में चेंज करते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, नोट करो इसको जल्दी से नोट करो इसको। देखिए हमने क्या कहा कि अगर डज ही गो है तो आपका इनडायरेक्ट बन करके क्या होना चाहिए, ही वेंट। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वाक्य आपका गलत। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा हो, डू दे गो, बात नहीं करेंगे, इस तरीके से लिखा हो, तो जब आप असर्टिव सोचेंगे तो क्या आएगा, दे डू गो, और ये क्या है, उचित नहीं है। वास्तविक वाक्य क्या हो जाएगा, दे गो, और जब नरेशन के हिसाब से चेंज करेंगे तो क्या आएगा, दे वेंट। यानी ध्यान दो, यानी यदि इस तरीके से लिखा गया हो वाक्य में तो आपका नरेशन चेंज होकर के इस तरीके का आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो गलत। 2 पॉइंट हो गया। तीसरी पॉइंट क्या है, डिड ही गो, इस तरीके से अगर मालूम है तो चेंज करोगे तो कुछ लोगों के दिमाग में असर्टिव इस तरीके से आ सकता है जो कि उपयुक्त नहीं है। वास्तव में इसका असर्टिव क्या होगा, ही वेंट। ठीक है, और जब इसको नरेशन के हिसाब से चेंज करोगे तो आप जानते हो सेकेंड फॉर्म को किसमें चेंज करना पड़ता है, हैड और थर्ड फॉर्म का, यानी हैड गॉन। यानी यदि इस तरीके का है तो आपका बदल करके इस तरीके से आना चाहिए। बस ये 3 पॉइंट ऐसी है जो आपको परेशान कर सकता है, अन्यथा कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। बस ये 3 पॉइंट है, अगर ये पकड़ लिए, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर प्रकार के वाक्य आप इंट्रोगेटिव का बना सकते हो, समझ रहे। अब उदाहरण के लिए अगर उदाहरण देखना चाहते तो देख लीजिए ना। इसके अलावा 3 के अलावा अगर कोई भी मिलता है, जैसे मान लो इसी को हम निगेटिव कर दें, जैसे कहते डिड ही नॉट गो, अब इसको चेंज करना है तो जब असर्टिव सोचोगे तो आ गया क्या, ही डिड नॉट गो, और ऐसा रूप होता है
जब ऐसा रूप होता है तो आप जानते हो कि उसमें जो जब क्रिया का परिवर्तन बताए हैं तो उसमें आप बताया गया कि डिड और फर्स्ट फॉर्म मिले तो क्या करना है, हैड और थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पर हैड हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गॉन, यानी कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, बस 3 है तो इसी में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए देखो, he said to me, he said to me, comma noted comma में, do you know राम, डू यू नो राम। अब इसको आपको चेंज करना है, तो बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर आया हुआ वाक्य किस प्रकार का है, यह किस प्रकार का है, प्रथम प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, यानी सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। बदलना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू को चेंज करेंगे किसमें, आस्क्ड में, फिर क्या बचा, मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लिखेंगे, इफ, क्या लिखेंगे, इफ। अब वाक्य को असर्टिव बनाएंगे, यानी किससे शुरू करेंगे, यू से, लेकिन यू क्या है, सेकेंड पर्सन, किससे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यू क्या है, कर्ता कारक, तो मी का कर्ता कारक रूप आई। डू गया उधर, समाप्त हो जाएगा, बचेगा क्या, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना है किसमें, सेकेंड फॉर्म, इसमें चेंज करना है सेकेंड फॉर्म, न्यू, और फिर राम, और अंत में पुलिस। कोई प्रॉब्लम समझने में? नो सर। और जैसा रूप दिखाया गया बताया गया बिल्कुल वैसे ही है कि अगर डू है, डू से शुरू वाक्य है, निगेटिव नहीं है ना, तो आपका कर्ता के बाद क्या आना चाहिए, सेकेंड फॉर्म आना चाहिए। अगर डस से वाक्य शुरू है, अगर वाक्य नेगेटिव नहीं है तो आपको सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, सेकेंड फॉर्म आना चाहिए। अगर डिड से वाक्य शुरू है, अगर वाक्य नकारात्मक नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हैड और थर्ड फॉर्म आना चाहिए, अन्यथा गलत। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लो, जैसे he said to me, did you know राम। देखो टेंस परिवर्तन कर दी, did you know राम, है ना। अब इसको चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, he said to को चेंज कर दिए किसमें, आस्क्ड में, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ, यू को मी से बदल दिया, आई, डिड गया उधर, न्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यू। अब सेकेंड फॉर्म मिला, सेकेंड फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, हैड, थर्ड फॉर्म में, यानी क्या हो जाएगा, हैड, और नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नून, राम। कोई समस्या समझने में? इसके अतिरिक्त कोई भी वाक्य मिले आपको कोई समस्या नहीं होगी। उदाहरण के लिए देखा जाए, जैसे हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, नोट करते हुए रहिए ना, नोट भी करते रहिए, आर यू रीडिंग ए बुक, आर यू रीडिंग अ बुक। अब इसको चेंज करना है ना, तो क्या हो जाएगा, हरी आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ, यू को बदलेंगे मी से, क्या हो जाएगा, आई। अब आर गया उधर, समाप्त नहीं होगा, इस एमआर को किसमें चेंज करना होता है, वाज या वर्ब, तो आई के साथ क्या प्रयोग होता है, वाज, रीडिंग अ बुक। तो इस तरीके से आपने देखा कि उन 3 वाक्यों को छोड़ करके बाकी कोई भी वाक्य होगा उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब सेकंड टाइप का भी उदाहरण आपको बता दे, ठीक है। देखिए, he said to me, जिनको लगता है कि हमें आता है, ये 2 वाक्य दे रहे हैं, पहले बना करके चेक कर दे। Who are you? ठीक है, और दूसरा वाक्य है, he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा में, who teaches you
इंग्लिश, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये दो वाक्यों को आप बिना नकल मारे हुए बना करके चेक करिए कि देखिए आपको आता है या नहीं आता है। चेक करिए जल्दी दोनों बना करके। मैं पहले से ही आप लोगों से कह रहा था ना, लगता है कि आता है लेकिन आता नहीं है। आइए देखते हैं। मैं आपको लगभग वही वाक्य आपको बता रहे हैं, जिस उसी प्रकार के वाक्यों को हम बता रहे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, समझ गए? इसीलिए मैंने पहले इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण दिया ना, डू डज या डिड वाले का उदाहरण दिया। ठीक है, अब सामने देखो, आपको एक बार हमारा वीडियो देख देंगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और सबसे करवाइए भी धूमधाम, बिंदास एकदम बिना डरे हुए, और पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं उसको ना कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको नरेशन 99 नहीं 100% बनाना आपको आ जाएगा। आप गारंटी दे सकते हैं एकदम बिंदास, और कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। ये भी बिंदास आप कर सकते हो उसको ना, गारंटी के साथ, वारंटी के साथ नहीं। अब देखो, जब ये वाक्य आपको मिला इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो ये देखिए किससे शुरू है? टू से। यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर आया हुआ वाक्य किससे शुरू है? इंट्रोगेटिव वर्ड है ना। तो इसका मतलब आपको बस जो नियम बताया गया था उसमें बस एक फेरबदल करना है। वह क्या है? इफ या वेदर के स्थान पर आपको इंट्रोगेटिव वर्ड लगा देना है, बाकी सब कुछ वही करना है जो आपको बताया गया है। देखिए क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। सेट बात नहीं करेंगे, अब बात नहीं करेंगे। सेट टू को अब किसमें चेंज कर दिया है? आस्क्ड में। किसमें चेंज कर दिया? आस्क्ड में। फिर इसके बाद क्या लिख दिया? मी। अब जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसी को आपने क्या बना दिया? कंजंक्शन बना दिया। क्या बना दिया? कंजंक्शन। आपको हमने पार्ट ऑफ स्पीच ना वीडियो पर नहीं, लेकिन उस तरीके से हमने पढ़ाया था। आपको याद होगा कि जब प्रोनाउन पढ़ाया गया था तो प्रोनाउन में दो नाम आए थे। एक होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और दूसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, समझ गए? तो रिपोर्टेड स्पीच में जब वाक्य आता है उसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो वह क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह प्रश्न पूछने का काम करता है। लेकिन उसी इंट्रोगेटिव वर्ड को जब आप कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर प्रयोग कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से चेंज होकर के रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है, समझ गए? और यही रीजन है कि वह वहां पर वाक्यों को जोड़ने के काम में प्रयोग होने लगता है, और इसी के लिए इसी के बाद तुरंत क्या आने लगता है? सब्जेक्ट आने लगता है, और साथ ही साथ वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आता है। अंतर याद रखेंगे, कहीं पूछा जा सकता है ना कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको अंडरलाइन करके पूछ दिया है, ये क्या है? तो आप क्या बताओगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर इनडायरेक्ट नरेशन में है ना, इनडायरेक्ट नरेशन का कोई वाक्य है उसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड लगा हुआ है, उसको अंडरलाइन करके पूछ दे कि ये क्या है, तो आप क्या बताओगे? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बताओगे? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब हु के बाद क्या करना है? वाक्य को असर्टिव बनाना है। असर्टिव बनाना है मतलब सब्जेक्ट से शुरू करना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू। यू को मी से बदलेंगे, क्या आ जाएगा? आई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना। अब इसके बाद आ गया उधर, खत्म नहीं होगा, इधर हमारे को चेंज करना होता है किसमें? वाज या ओवर में। तो आई के साथ क्या होता है? वाज, और अंत में फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, बार बार करें। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह गलती से लगा दिए तो ही आपको नंबर नहीं दिया जाए। ठीक है। आप देखिए दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा वाक्य। अब क्या हो गया? ही हो गया, ही हो गया, ठीक है। अब सेट टू, ठीक है, दिखाना चाहते दिखा दीजिए। देखिए यही बनाते हैं, देखिए। ठीक है, मैं पहले के लिए नहीं हंस रहा था ये दूसरे के लिए हंस रहा था। लीजिए, नहीं आप नहीं, देखिए अभी मिलाइए, दूसरा वाला मिलाइए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको लग रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको लगता है कि हमें आता है, लेकिन आता होता नहीं। आप देखिए इधर, शांत रहिए, इधर देखो। दूसरा सेट टू को किसमें चेंज कर दिया? अभी याद दिलाएंगे तो तुरंत याद आ जाएगा कि कहाँ से गलती आप कर रहे हैं ना। देखो फिर क्या हो गया? मी। अब यहीं पर ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आपने क्या लगा दिया? टू। और सुनो ना,
जब आप यहाँ पर हु लगा दिए तो इसके बाद क्या कहा गया कि वाक्य को असर्टिव बनाते हैं, यानी किससे शुरू करते हैं, सब्जेक्ट से। और सबसे बड़ी गलती जानते हैं क्या लोग करते हैं, यहाँ पर जो यू लगा होता है, यहाँ का यू देख करके, इस तरीके का यू देख करके, जैसे यहाँ सब्जेक्ट बना दिए तो इस यू को भी क्या करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट बना देते हैं, जो सर्वथा क्या है, गलत। आपको याद होगा कि जब हमने क्या बनाया था, चार्ट बनाया था, इसी के लिए बनाया था, चार्ट बनाया था, तो उसमें यू को मैंने लिखा था और यू के मध्य में हमने क्या लिखा था, यम भी लिखा था, मुख्य क्रिया लिखा हुआ है। और जब मुख्य क्रिया के बाद यू आता है तो वह नॉमिनेटिव केस का नहीं होता, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का होता है। जब मुख्य क्रिया के बाद यू आता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस का होता है, नॉमिनेटिव केस का नहीं। अर्थात यहाँ पर यू आ ही नहीं सकता। प्रॉब्लम क्या है, समझो प्रॉब्लम। मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन कैसे याद रखोगे ये चीज आपको कोई बता नहीं पाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। कैसे, ध्यान दो। हु एक ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, हु एक ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड है जो क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम करता है और कभी कभी सब्जेक्ट का भी काम करता है, समझ गए। तो जब टेंस का वाक्य हो, यानी इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो, तो तुरंत आप समझ जाओ कि इसमें ये दोनों काम कर रहा है। कौन कौन सा, इंट्रोगेटिव वर्ड होने का, रिलेटिव प्रोनाउन होने का, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होने का, और साथ ही साथ सब्जेक्ट होने का भी काम कर रहा है। और टेंस के अलावा, यानी बारह टेंस के अलावा अगर हु का प्रयोग किया गया हो तो तब वो सिर्फ क्या काम करता है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करता है, सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। उदाहरण के लिए दोनों है, देखो आगे ऊपर वाले वाक्य में देखो, हु आर यू, इसमें किसका प्रयोग किया गया है, टेंस नहीं है, किसका प्रयोग किया गया है, टू बी वर्ब का। इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है, इससे पहचान करोगे, है ना। तो यहाँ पर हु लगा हुआ क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, बदल करके क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट इसमें अलग से दिया गया है। लेकिन इस वाले वाक्य में ये देखो टीचर लगा हुआ है, टीचर का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि हु के बाद टीचर कैसे आ गया, जबकि ही के बाद टीचर जाता है, एक वचन के कर्ता के बाद टीचर जाता है ना। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद टीचर कैसे आ गया, डू डज क्यों नहीं आया। तुरंत आपके माथे पर या दिमाग में ये बात तुरंत पहुंच जानी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हु यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, और साथ ही साथ क्या है, सब्जेक्ट। और जब आपने कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हु को प्रयोग कर दिया तो आपका दो काम हो गया। पहला, वाक्य को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग कर दिया, और साथ ही साथ सब्जेक्ट भी आपने लिख दिया। यहाँ पर और कोई दूसरा सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब टीचर को किस में चेंज करते हैं, यस यस फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में, क्या हो जाएगा, डॉट। अब यू को चेंज करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ऑब्जेक्टिव केस है। यू मुख्य क्रिया के बाद लिखा हुआ है, यानी ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी मी से बदल करके क्या हो जाएगा, मी, और फिर इंग्लिश, और अंत में क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप। यही हम बात आपको समझाते हैं। कुछ लोगों को अपने आप पर क्या होता है, गर्व होता है, और कुछ लोगों को अपने आप पर घमंड होता है। तो गर्व करना अच्छी बात है, गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन घमंड करना अच्छी बात नहीं। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। इसलिए आपको बार बार समझाते हैं कि लगता है कि आता है, लेकिन आता नहीं है। इसलिए हम जब आपको समझाएं, बताएं, तो समझिए कि इसमें बात कुछ जरूर है, ठीक है। और ये पूरी लाइफ टाइम के लिए अगर आपने हमसे पढ़ लिया है, एक बार पढ़ लिया, मन लगा के पढ़ लिया, तो आप पूरी लाइफ टाइम के लिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक और वाक्य देख लीजिए ना। He said to me, how much money do you want? कभी कभी कुछ लोग इसमें भी परेशान हो जाते हैं। How much money do you want? क्यों परेशान हो जाते हैं, दिक्कत क्या है कि उनको पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान नहीं है। जो परेशान होने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम कहाँ से होती है कि उनको पार्ट ऑफ स्पीच का सही से ज्ञान नहीं होता। देखो यहाँ पर क्या है, हाउ मेनी के बाद क्या जुड़ गया, मनी जुड़ गया। मनी क्या है, नाउन है, समझ गए। तो अब ये जो हाउ मच लगा हुआ है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, जो मनी की क्या कर रहा है, विशेषता प्रकट कर रहा है। और ये साथ उसके जुड़ा हुआ है,
क्या उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब कंजक्शन के स्थान पर हम हाउ मच को रखेंगे, WH को रखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड को रखेंगे, तो इस मनी को उससे अलग कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि उसी का ये हिस्सा है। जैसे कैसे बनाएंगे, ठीक कर देंगे, सेट टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, और फिर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लिखेंगे, हाउ मच और मनी। मनी को अलग कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि यह उसके साथ जुड़ा हुआ है। बार बार बताते हैं, 4 शब्द ऐसे होते प्राय, वैसे तो कोई भी शब्द हो सकता है, लेकिन फिलहाल कम से कम 4 आपको याद रखना है ना, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज, इनके साथ संबंधित नाउन अक्सर आते हैं। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन बनाने के बाद क्या लिखना है, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू। कैसे मालूम, उधर भी मिला था ऊपर वाले में, देखिए देखो वांट है, वांट मतलब चाहना, मुख्य क्रिया के पहले लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। मी से बदलोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई। डू गया उधर, डू गया उधर, तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं सेकंड फॉर्म में, अर्थात यहाँ क्या होगा, वन। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी प्रकार के वाक्य को समझाया है जो आपको परेशान कर सकते हैं। अगर इनको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में आपको समस्या नहीं, ये निश्चित। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी।